साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी आरओ-एआरओ 2023 और यूपी पीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए जो है इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और साथ ही साथ जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यह जो कंटेंट है, यह कंटेंट आपका जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट कराया गया है, उसी प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इसमें आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि सोनभद्र स्थित ओबरा ओबरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, कब? 1967-71 के मध्य में किया गया था और यह सिंगरौली कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्यतः सोनभद्र जनपद के निचले गोंडवाना क्षेत्र में से सिंगरौली में पाया जाता है। सही है ये कथन। दूसरा, सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र चूना पत्थर उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, देखिए जो आपका सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र है ये डोलोमाइट उत्खनन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, ना कि चूना पत्थर के लिए, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, डोलोमाइट के लिए। तो पहला सही, दूसरा गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पे आप देखें, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस पर है? रिहंद नदी पर स्थापित है। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये यमुना नदी पर नहीं है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला गलत है। परीक्षा जल विद्युत केंद्र बेतवा नदी पर है, आपका झांसी साइड में। सुमेरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत गृह एनटीपीसी के द्वारा नहीं संचालित है? निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत गृह एनटीपीसी के द्वारा नहीं संचालित है, अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पास उसका संचालन नहीं है? तो यहां पर देखिए, तो दादरी ताप विद्युत गृह गौतम बुद्ध नगर, इसका संचालन एनटीपीसी के पास है। अनपरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र का संचालन जो है आपका एनटीपीसी के पास नहीं है, बल्कि इसका स्वामित्व किसके पास है? उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। ठीक है, तो अनपरा ताप विद्युत गृह जो सोनभद्र है इसका संचालन कौन करता है? उत्तर प्रदेश सरकार करती है, ना कि एनटीपीसी करती है। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया का, ये भी एनटीपीसी के पास है। और आपका सिंगरौली ताप विद्युत गृह सोनभद्र, ये भी एनटीपीसी के पास है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अनपरा ताप विद्युत केंद्र गृह कहां पे है? सोनभद्र में। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला सोनभद्र, ये कथन सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वनावरण लगभग 9.83% है, ये कथन आपका गलत है। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वनावरण जो है वो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 है, 6.15% है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत है। उत्तर प्रदेश का भदोही जनपद प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जनपद है, यह कथन सही है। यहां ध्यान रखिएगा 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 की वन रिपोर्ट में 12.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम रामसर साइट कौन सा है? तो यहां पर कौन सा? इन चारों में ऊपरी गंगा नदी जो है ये पहला रामसर स्थल था। ठीक है, अभी कितने हैं? 10 हैं। अभी कितने हैं? 10 हैं। देखिए, भारत की प्रथम रामसर साइट के रूप में नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रथम रामसर साइट के रूप में 2005 में ऊपरी गंगा नदी के क्षेत्र को घोषित किया गया था। ठीक है, तो 2005 में से घोषित किया गया था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो कुल 10 रामसर साइट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, इन चारों में से जो अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वर्तमान में यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 बाघ रिजर्व हैं। दुधवा बाघ रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो अभी हाल ही में जो है घोषित किया गया था। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का चौथा था और भारत का जो है 53वां 53वें नंबर का था। अब वर्तमान में भारत में कितने हैं? 54 हो गए हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा। अगला है आपका
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है? तो कहां पर है? तो मयूर संरक्षण केंद्र आपका मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा में है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा, जो मयूर संरक्षण केंद्र कहां पे? मथुरा वृंदावन में स्थित है। और जटायु या गिद्ध, जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का विकास महाराजगंज में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो ये 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2018 में 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वदेशी उत्पादों में वृद्धि एवं उनके निर्यात में प्रोत्साहन प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में कौन सा जिला अपने उचित चयनित उत्पाद से सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, मेरठ खेल का सामान, पीलीभीत बांसुरी, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जालौन में काली मिट्टी की कलाकृतियां नहीं है। जालौन काली मिट्टी की कलाकृतियां कहां से है? ये आजमगढ़ से है। जबकि जालौन में वह हस्त निर्मित कागज कला, जालौन में हस्त निर्मित कागज कला, यहाँ पे डी वाला आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रयागराज मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए प्रयागराज मंडल में आपका कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर आता है और खुद प्रयागराज भी आता है। तो देखिए प्रयागराज मंडल में कुल 4 जिले हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। इसमें आपका मिर्जापुर नहीं आता है। ठीक है, मिर्जापुर नहीं आता है। मिर्जापुर स्वयं एक मंडल है जिसमें 3 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर खुद मंडल है जिसमें 3 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को निम्नलिखित में से किस स्मारक से लिया गया है? तो इसे रूमी दरवाजे, जो आपकी 2 मछलियां हैं और एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है, तो इसमें ये कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहां पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है, रूमी दरवाजा लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के अंतर्गत एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। इसे 1938 में 1938 में रूमी दरवाजा से लिया गया है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई? तो देखिए 14 सितंबर 2005 को, 14 सितंबर 2005 को जो है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की, राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 19 सितंबर 2005 को अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान है। कौन थे? पहले सूचना आयुक्त कौन थे? M.A. खान। वर्तमान में कौन है? वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त भावेश सिंह है, भावेश सिंह है। और ध्यान रखिएगा, राज्य सूचना आयोग का जो सचिव वो होता है, सूचना आयुक्त होता है, मुख्य सूचना आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम है। ध्यान रखिएगा, प्रदेश का 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है और नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं और 17 नगर निगम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहां पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, करंट अफेयर के संदर्भ में है ये। पहला है बॉक्सिंग विश्व चैंपियन महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2013 के 13वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ये सब कथन सही है। दूसरा, इस चैंपियनशिप में कुल 3 भारतीय महिला बॉक्सर अलग अलग वजन श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही हैं। ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 3 नहीं बल्कि 4 जीती हैं। ठीक है, तो इस 13वें संस्करण में भारत की कुल 4 महिला बॉक्सर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कौन कौन सी हैं? लवलीन बोरगोहन 75 किलोग्राम वर्ग में, नीतू घगाश 48 किलोग्राम वर्ग में, निखत जरीन 50 किलोग्राम वर्ग में और स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम वर्ग में। तो 4 महिलाओं ने स्वर्ण जीता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नामित किया गया है? तो अजय बंगा को। किसे नामित किया गया है? अजय बंगा को नामित किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के हैं। फरवरी 2023 में मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित कर कूट से उत्तर प्राप्त करें। तो देखिए कब कौन सा नाम दिया गया? उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी, इसे नाम कब दिया गया? ये नाम दिया गया आपका 1836 में, 1836 में। तो 4 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो है ये आपका 1877 में। 3 से मिला दीजिए। संयुक्त प्रांत 1937 में।
2 से उत्तर प्रदेश 1950 में। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को जो है, जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, ये दिया गया था, इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को क्या है, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2018 से मनाया जा रहा है। तो यहां पर आपका 1 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, उत्तर पश्चिमी ये नाम दिया गया था 1836 में, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में, और संयुक्त प्रांत 1937 में, उत्तर प्रदेश 1950 में। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा 4321। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक था। वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? कौन सा राजकीय पुष्प है? तो देखिए, आपका जो टेसु है, टेसु जिसे पलाश भी कहते हैं, टेसु आपका जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। जबकि राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रांच है, क्रैंच। जबकि राजकीय वृक्ष क्या है? सीता, सीता अशोक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले में 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है जनपद और उनके मुख्यालय के संबंध में। तो यहां पर देखिए, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? नोएडा है। 4 से मिला दीजिए। गौतम आपका ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा है। 1 से मिला दीजिए। संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। 3 से हो जाएगा। तो देखिए, आपका 4, 1, 2, 3 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा है। ठीक है, ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में, 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई है। और अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 जारी की। उससे पहले 2018 में आई थी, फिर 2022 में जारी की गई है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला, यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश जो वित्तीय निगम है, यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता। सही है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता नहीं। केवल पहला सही है, यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत वर्ष 1954 में की गई थी। यह निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसे एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिलों को शामिल किया गया। देखिए, इसमें कुल पूरे देश से 112 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया, 112 आकांक्षी जिलों को, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। देखिए, इस कार्यक्रम को वर्ष 2018 में नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं उनके नाम आप याद रखिएगा, कौन कौन से जिले हैं। तो इसमें है सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। दोबारा नाम सुन लीजिए, सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। अगला है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR के द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में, 1986 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है पश्चिम बिहार और स्थान में? तो देखिए, यहां पर समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार इलाहाबाद में नहीं है, बल्कि ये उन्नाव जिले में है। ठीक है, इलाहाबाद में कोई भी इस तरह का पश्चिम बिहार नहीं है। ठीक है, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे? उन्नाव में है। बखिरा संत कबीर नगर में, शांडी हरदोई में है। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, परंतु अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। ठीक है,
तो चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा जिला जो है किस उत्पाद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपका सोनभद्र जो है, सोनभद्र चूने के पत्थर के लिए है, सोनभद्र आपका चूने के पत्थर के लिए है, तो 4 से मिला दीजिए। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद जो है शीशे वाली, इलाहाबाद या प्रयागराज शीशे वाली बालू के लिए है, तो 3 से मिला दीजिए। ललितपुर जो है तांबा के लिए, ललितपुर तांबा के लिए 2 से मिला दीजिए। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए है, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 4321, 4321 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कोयला आपका सोनभद्र में, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, परंतु यूरेनियम झांसी नहीं बल्कि ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। और उत्तर प्रदेश में कोयला जो है सोनभद्र जिले के निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, और सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है, और बलुआ पत्थर मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 25 अक्टूबर, अब करंट का थोड़ा क्वेश्चन देखें। 25 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी के बांग्लादेश क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में बना तूफान हामून का नामकरण किस देश ने किया। तो इसका नामकरण जो है किसने किया, ईरान ने किया था। जो हामून नाम है ये ईरान के द्वारा दिया गया 25 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी के बांग्लादेश क्षेत्र में यह तूफान बना था, हामून। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है। पहला, हाल ही में रूस ने नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए, हाल ही में रूस ने नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए आधिकारिक तौर पर यूरोपीय पारस्परिक सशस्त्र बल संधि CFE से बाहर हो गया, सही है। दूसरा, CFE संधि का उद्देश्य पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों के मध्य तेजी से विकसित सेनाओं के निर्माण को रोकना था। तो दो के दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2007 में रूस ने CFE संधि अर्थात आपका यूरोपीय पारस्परिक सशस्त्र बल संधि CFE में अपनी भागीदारी 2007 में रूस ने CFE संधि में अपनी भागीदारी निलंबित कर दिया था तथा वर्ष 2015 में औपचारिक रूप से हिस्सा होने की घोषणा की थी। नाटो ने रूस की CFE वापसी की निंदा करते हुए कहा कि इस निर्णय ने यूरो अटलांटिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर आपके दोनों कथन जो है क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है नवंबर 2023 में जारी एडलगिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो शिव नाडार को, किसको, शिव नाडार को। ठीक है, और दूसरे पे अजीम प्रेम जी हैं। आगे चलते हैं, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर यहां पर हमें विचार करने हैं। तो हमारे पास यहां पर 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। तो पहला, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक भारत में आयोजित हुआ, सही है। विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित करके छठी बार जीता है, ये भी सही है। इस विश्व कप में विराट कोहली जो कि भारत के प्लेयर हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए, सही है। विश्व कप में सर्वाधिक 24 विकेट भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लिया, ये भी सही है। 4 के चारों कथन सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला, दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की, ये कथन सही है। यह सम्मान वर्ष 1993 में स्थापित हुआ था, नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि 1991 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इस पुरस्कार को 1991 के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था, रामविलास शर्मा को। और यह जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, व्यास सम्मान, तो ध्यान रखिएगा 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो लेखिका पुष्पा, हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को, उनकी संस्मरण यादें और यादें के लिए। आगे बढ़ते हैं, 16 नवंबर 2023 को पेड्रो सांचेज पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये स्पेन के, पुनः 16 नवंबर 2023 को पेड्रो सांचेज पुनः स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।